स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज पहली बार जो है कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बुक की थ्योरी, जिसमें सबसे पहले चैप्टर से आज शुरू करते हैं मेज़रमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो सबसे पहले देखो, हमको ये देखना है कि नीड क्यों हुई मेज़रमेंट की। तो मेज़रमेंट की नीड इसलिए हुई कि जैसे कि फ़िज़िक्स की तरह और भी ब्रांचेस थे साइंस के जो रिक्वायर करते थे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, जिसमें इन्वॉल्व होता है मेज़रमेंट। और मेज़रमेंट के लिए किसी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोगों को एक कांस्टेंट क्वांटिटी लेनी होती है, सेम नेचर और सेम स्टैंडर्ड की, ताकि हम उससे क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें स्टैंडर्ड क्वांटिटी से गिवन क्वांटिटी को, ताकि क्या हो सके, हम फाइंड कर सकें नंबर जो कि एक्सप्रेस करता हो कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी के कितना गुना ज़्यादा वो क्वांटिटी गिवन क्वांटिटी है। तो इसी के साथ देखो, मेज़रमेंट तुमको डिफाइन किया हुआ है कि मेज़रमेंट वो प्रोसेस है कंपैरिजन का जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी के कंपैरिजन का विथ नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर, कि आपको पहले से कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी मालूम है सेम नेचर की और उसी टाइप का आपको एक गिवन क्वांटिटी दे दिया गया। तो मेज़रमेंट प्रोसेस है आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी से वो गिवन क्वांटिटी को नापने का। फिर आगे कह रहा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो यूज़ की जाती है मेज़र करने के लिए और एक्सप्रेस की जाती है फिजिकल क्वांटिटी में, उसको यूनिट कहते हैं। यूनिट की डेफिनेशन भी दे दी कि यूनिट क्या होता है। यूनिट वो क्वांटिटी है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होता है, वो जो कि मेज़र किया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर, यानी कि देखते हैं हम कि कितना गुना ज़्यादा है उस यूनिट का वो गिवन क्वांटिटी जो कि सेम नेचर की हमको दी हुई है। अब इसके बाद है द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टू पैरामीटर। जो रिजल्ट होता है ना मेजरमेंट का, दो पैरामीटर पे हम उसको लिखते हैं। पहली चीज़ तो यूनिट की, किस में हम उसको नाप रहे हैं। देखो यार, यूनिट में जैसे कि मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, हम किस में नाप रहे हैं, जस्ट लाइक मैंने सिर्फ डिस्टेंस का बताया। और साथ में क्या लिखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, वो एक्सप्रेस करेगी कि यूनिट कितने टाइम्स है गिवन यूनिट का सिलेक्टेड, न्यूमेरिकल वैल्यू कितने टाइम्स है। तो फिजिकल क्वांटिटी हमेशा कैसी रहती है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। अब यहाँ इसका एग्जांपल देखो नीचे दिया हुआ है, जैसे कि कोई कपड़ा है, हमने नापा उसको 10 मीटर। अब ये 10 क्या है, ये 10 तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये मीटर क्या है, तुम्हारा यूनिट है। तो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। अब यहाँ पे जब किसी यूनिट का हम लोग चॉइस करते हैं कि मीटर में नापें कि किलोमीटर में कि सेंटीमीटर में, तो उसके लिए जो है बहुत सारे जो है मतलब पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से हमको चॉइस करना चाहिए यूनिट का। तो सबसे पहली चीज़ दी हुई है, फॉलोइंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए यूनिट की, कि यूनिट जो होना चाहिए कन्वीनियंट साइज़ का होना चाहिए, ठीक है। और ये पॉसिबल होना चाहिए डिफाइन करने के लिए विदाउट एम्बिगिटी। अब देखो, बिना एम्बिगिटी के जो है कि बिना किसी वो क्या परेशानी के आदमी डिफाइन कर सके। अब पहले के और कन्वीनियंट साइज़ भी दिया हुआ है। तो देखो, पहले का क्या होता था ना, जैसे फुट से नापते थे या फिर हाथ से, हथेली से, पाम से नापते थे, तो उसमें क्या होता था, डिफरेंट पर्सन के पास डिफरेंट डिफरेंट जो है कि वो लेंथ का होता था, तो उसमें क्या थी, एम्बिगिटी थी। लेकिन अभी क्या कह रहा है कि वो पॉसिबल हो, ताकि बिना एम्बिगिटी के क्या किया जा सके, उसको डिफाइन किया जा सके। यूनिट कैसे होनी चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल। रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए यूनिट। जैसे कि अगर मेरे पास 1 मीटर है तो हम 1 मीटर का कोई दूसरा जो है स्केल बना सकें, इस तरीके से वो यूनिट कैसे होनी चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए। वैल्यू जो होनी चाहिए यूनिट की, वो चेंज नहीं होनी चाहिए स्पेस और टाइम के साथ, ठीक है। जैसे तुमको मालूम है ग्रेविटी वाला, अब ग्रेविटी वाले में तुमको मालूम है कि वो इक्वेटर पे अलग लगता है और पोल्स पे अलग लगता है। तो यूनिट कैसा होना चाहिए, जो स्पेस और टाइम के साथ चेंज ना करे। उसके बाद देखो दिया हुआ है कि काइंड्स ऑफ यूनिट में, दो टाइप्स ऑफ यूनिट में देखो कौन कौन से हैं, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट बोलते हैं, और एक डिराइव्ड यूनिट होता है। जो फंडामेंटल और बेसिक यूनिट है उसको डिफाइन किया है इसने कि फंडामेंटल या बेसिक यूनिट वो यूनिट होता है जो इंडिपेंडेंट है, वो किसी और यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है और वो कभी चेंज नहीं होता है और ना रिलेट करेगा किसी दूसरे फंडामेंटल यूनिट को भी। एक फंडामेंटल यूनिट दूसरे फंडामेंटल यूनिट के साथ रिलेट नहीं करेगा, नहीं चेंज करेगा। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये सब जो है कि इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से और ऑफ डिफरेंट नेचर, और ये डिफरेंट नेचर के भी होते हैं और इनको ऑब्टेन नहीं किया जा सकता किसी दूसरे यूनिट ऑफ एनी अदर क्वांटिटी से, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, फंडामेंटल।
अब डिराइव की हुई यूनिट्स कौन सी होती हैं? वो यूनिट जो कि मेजर्ड की जाती हैं अदर देन द यूनिट ऑफ क्वांटिटीज अदर देन दोज मेजर्ड इन फंडामेंटल यूनिट, उनको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट के, और उनको कहा जाता है डिराइव्ड यूनिट। तो देखो डिराइव्ड यूनिट वो होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं फंडामेंटल यूनिट पे और जो कि एक्सप्रेस की जाती हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। डिराइव्ड यूनिट को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट के। अब देखो जैसे कि यहाँ पे डिराइव की हुई यूनिट में एक बता रहा है कि जैसे एरिया एरिया कैसे होता है? लेंथ इंडिपेंडेंट और फंडामेंटल, लेंथ इंडिपेंडेंट फंडामेंटल। अब तीनों को मल्टीप्लाई करके लेंथ स्क्वायर जो मिलता है एरिया जैसे निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ करके। अब ये जो हमको मिल रहा है मीटर का स्क्वायर है ना, ये एरिया किस में आता है? मीटर स्क्वायर में आता है, किलोमीटर स्क्वायर में भी आएगा बड़े पैमाने पे। तो ये जो हमको यूनिट मिल रही है, ये जो मीटर स्क्वायर मिला, ये क्या है? डिराइव। और ये डिराइव कहाँ से हुआ है? फंडामेंटल से। उसी तरीके से वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं? जैसे कि लेंथ का क्यूब होता है तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो देखो फंडामेंटल यूनिट ही है, उसी से हम क्या कर रहे हैं? डिराइव कर रहे हैं हम किसको? वॉल्यूम के यूनिट को। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा डिराइव्ड यूनिट। ऐसे ही बहुत सा दिया। अब सिस्टम ऑफ यूनिट देखो पुराने हैं जो कि अब चलते नहीं हैं। ठीक है, अब सिर्फ ऐसा ही सिस्टम चलता है, लेकिन कुछ पुराने यूनिट के सिस्टम थे जैसे कि CGS सिस्टम था जिसको फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। इसमें CGS वाले में क्या था? C सेंटीमीटर के लिए स्टैंड करता है, G ग्राम के लिए स्टैंड करता है और S सेकंड के लिए। ये लेंथ नापने के लिए सेंटीमीटर, ग्राम मास नापने के लिए और S टाइम के लिए। फिर FPS सिस्टम भी था जो कि ब्रिटिश सिस्टम था, क्या अभी भी है अब, लेकिन इसका यूज़ नहीं होता है ना। कॉमन ऐसा यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं। FPS लेंथ के लिए फुट यूज़ करते थे, और ये P का मतलब पाउंड होता है जो कि हम लोग वज़न नापने के लिए मास के लिए यूज़ करते थे, और S सेकेंड टाइम के लिए। अब उसके बाद क्या है? MKS सिस्टम भी है। MKS सिस्टम या फिर मैट्रिक सिस्टम भी इसको बोलते हैं। अब ये जो M है वो स्टैंड करता है मीटर के लिए यानी लेंथ नापने के लिए, और K जो है kg के लिए रिप्रेजेंट करता है यानी मास के लिए, और जो S है वो सेकंड के लिए यानी कि टाइम मेज़र करने के लिए। अब इन तीनों में एक चीज़ तुमको कॉमन मिली होगी कि सेकंड कभी नहीं बदला। टाइम के लिए जो है हमेशा हमने क्या लिया? सेकंड ही लिया। अब देखो यहाँ लिखा भी है कि ये जो है कि नो लॉन्गर इन यूज़ एंड आर ओनली ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब हम लोग SI यूनिट यूज़ करते हैं। अब ये SI यूनिट क्या है? अब SI यूनिट देखो 1960 की बात कर रहा है कि जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था जब वेट और मेज़र का, तो रिकमेंड किया गया था कि इन एडिशन टू द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम, जो यूनिट है टेम्परेचर का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, करंट है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसको भी फंडामेंटल यूनिट और यूनिट ऑफ एंगल और सॉलिड एंगल को भी कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट में ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो 10 हुआ क्या कि नाउ देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट। अब कितने हो गए? ऐड होके 7 हो गए। पहले कितने थे? पहले 3 थे, और 2 कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट भी हैं। तो नीचे देखो टेबुलर फॉर्म में सबका दिया हुआ है। लेंथ मास टाइम तो पहले ही से था, एडिशन किसका हुआ? टेम्परेचर का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट का और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। और जो कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट है वो कौन है? एंगल है, सॉलिड एंगल है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि सबके लिए यूनिट क्या, सबके लिए सिंबल क्या यूज़ करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है ना कि यूनिट के लिए क्या यूज़ करते हैं? प्रीफिक्स यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे कि जब कोई लार्ज मेजरमेंट होता है ना, 10 के पावर में होता है, तो हम लोग डेका, हेक्टो, किलो एट्सेट्रा यूज़ करते हैं, और ये प्रीफिक्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे डेका दिया हुआ है 10 पे पावर 1 के लिए, पावर 2 के लिए, हेक्टो है पावर 3 के लिए, किलो है, मेगा है, ये सब आप देख सकते हो यहाँ से। अब उसी तरीके से बहुत सारे वेरियस स्मॉल मेजरमेंट होते हैं माइन्यूट चीज़ों के लिए, जो कि हमारी नेकेड आई से भी नहीं दिखाई देते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज़ करते हैं डेसी, सेंटी, मिली और माइक्रो। ठीक है, इन यूनिट्स के साथ। अब देखो इसमें यहाँ पे जैसे कि डेसी में दिया है 10 पे पावर -1, 10 पे पावर -2, तो ये सारे प्रीफिक्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे पॉजिटिव रहेगा बहुत बड़ा मेज़रमेंट है तो ऐसा, और अगर जो है बहुत स्मॉल मेज़रमेंट है तो उसको भी 10 के पावर के टर्म्स में हम लिख सकते हैं। अब देखो इसका मतलब कैसे हुआ? देखो शॉर्ट फॉर्म में जैसे यहाँ पे 2.5 गीगाहर्ट्ज़ लिखा हुआ है, ये जी स्टैंड करता है किसके लिए? गीगा के लिए। और गीगा की वैल्यू क्या दी हुई है? देखो गीगा की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे गीगा की वैल्यू दी हुई है 10 पे पावर 9 दी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब हुआ 2.5, और गीगा की जगह 10 पे पावर 9 लगा लो, फिर हर्ट्ज़ लिख दो, यही तो है तुम्हारा सिर्फ गीगा। ठीक है, तो बस ये इसी तरीके से हमको प्रीफिक्स यूज़ करते हैं।
और भी एग्जांपल हैं, आप देख सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं एसआई यूनिट लेंथ का। तो एसआई यूनिट लेंथ का तो सबसे पहले ओरिजिनली डिफाइन किया गया था 1889 में। और इसको कैसे डिफाइन किया गया था कि डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क, जो कि ड्रॉ किया गया था प्लेटिनम इरिडियम। ये प्लेटिनम इरिडियम क्या है? एलॉय है, जिसमें 90% प्लेटिनम था और 10% इरिडियम था। और इस रॉड के ऊपर दो निशान बनाए गए थे और रॉड को 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा गया था। और ये कहाँ हुआ था? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर में, जो कि सर्फ नियर पेरिस में। तो वहाँ पे जो है मीटर को ओरिजिनली डिफाइन किया गया था। फिर बाद में लेटर 1960 में भी रीडिफाइन किया गया कि 1000 कितना है ये आपका 16,50,763.73 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ ए स्पेसिफाइड ऑरेंज रेड स्पेक्ट्रल लाइन। और ये इन द एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ क्रिप्टॉन 86 के जो है एमिशन में जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, तो उसमें जो ऑरेंज रेड स्पेक्ट्रल लाइन जा रही है उसके वेवलेंथ का इतना गुना। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? 1983 की बात करते हैं। तो 1983 में फिर से इसको डिफाइन किया गया। द मीटर वॉज रीडिफाइंड इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू विच 1 मीटर कितना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट। लाइट तो यार 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलती है। तो यहाँ कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 बाई, है ना, कितना है? 29,97,92,458 ऑफ अ सेकेंड इन एयर और वैक्यूम, है ना, ऑफ अ सेकेंड। ये सेकेंड का इतना पार्ट है, सेकेंड का इतना पार्ट इन एयर या फिर वैक्यूम में। तो लाइट जितना ट्रेवल करेगी डिस्टेंस इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, समझ लो वही क्या होगा? हमारा 1 मीटर होगा। इसके और भी बहुत सारे सब यूनिट होते हैं मीटर के। सेंटीमीटर हुआ इससे छोटा यूनिट है, मिलीमीटर उससे भी छोटा है, फिर माइक्रोन उससे भी छोटा है, नैनोमीटर और भी छोटा है ना। अभी देखो सेंटीमीटर क्या है? सेंटीमीटर जो है इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। मिलीमीटर का रिलेशनशिप भी दिया हुआ है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट भी करने के लिए दिया हुआ है। फिर माइक्रोमीटर का दिया हुआ है कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। फिर आगे क्या दिया हुआ है नैनोमीटर के लिए कि नैनोमीटर क्या होता है? इट इज़ 1 बिलियंथ यानी 10⁻⁹ पार्ट ऑफ अ मीटर। वो 1 नैनोमीटर कितना है? 10⁻⁹ मीटर। सोचो कितना छोटा होगा। इसके बाद मल्टीपल यूनिट्स हैं। मल्टीपल यूनिट्स का मतलब क्या है? और बड़े यूनिट्स दिए हुए हैं। बड़े यूनिट्स में कौन सा दिया हुआ है? जैसे कि तुम्हारा किलोमीटर दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर क्या है? 1000 मल्टीपल ऑफ ए मीटर, यानी 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल। अब देखो नॉन मेट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि बिगर यूनिट्स हैं ये। जैसे कि बहुत सारे जो है मेजरमेंट डिस्टेंस के ऐसे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है छोटे यूनिट्स में, और अगर हम चाहें भी पॉसिबल करना तो पता नहीं कितने ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे और पता नहीं कितना 10 का पावर देना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है कि बड़े बड़े यूनिट्स भी हैं डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, जिसमें के लिए देखो क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, लाइट ईयर है और पार्सेक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को दिया हुआ है, डिफाइन किया है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये इक्वल होता है मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन के बीच में। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, यानी कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, यानी कि 10 फॉलोड बाई 11 जीरोज़। ओके, जब मल्टीप्लाई करोगे इससे तो जितना मीटर आएगा उतना मीटर जो है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। सेकंड कह रहा है लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या होता है? तो लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। लाइट ईयर क्या हुआ? लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है जो डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम के अंदर 1 साल में। सोचो 1 सेकेंड में तो 3 लाख किमी जाती है, फिर उसके अलावा 24 आवर्स, फिर 30 डेज मंथ के लिए, फिर ईयर के लिए कितना? 365 डेज। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम 1 ईयर, 1 साल का टाइम। तो देखो 365 डेज, 24 आवर्स, 60 मिनट और 60 सेकेंड। तो ये टोटल कैलकुलेट करने पे कितना आता है? 9.46 इंटू 10⁻12, 10 फॉलोड बाई 12 जीरोज़। अब 1 लाइट मिनट के लिए भी दे दिया है, यानी 1 मिनट के लिए निकाल दिया है कि 1 लाइट मिनट इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻10, और 1 लाइट सेकेंड वो तो मालूम ही होगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। वो किलोमीटर में बोल रहा हूँ और ये कितना है? मीटर में है। अब इसके बाद
और बिगर यूनिट्स में पार्सेक है। पार्सेक इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ, यानी कि एक वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। तो यानी कि 1 पार्सेक इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 पार्सेक इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओ भाई बहुत तो 1 पार्सेक कितना आ जाएगा, आर्क लेंथ अपॉन में एंगल इन रेडियन। तो यहाँ पे 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर हो गया, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिया है यहाँ पे। और ये एंगल इन रेडियन के लिए देखो π/180 लिया हुआ है, और ये सेकेंड में चेंज करने के लिए सेकेंड के लिए 1/3600 लिया है। कैलकुलेट करने पे आया 3.26 लाइट ईयर, यानी कि पार्सेक जो है लाइट ईयर से भी काफ़ी बड़ा है। कितना कि 3.26 टाइम है किसका, लाइट ईयर का। इसके बाद स्मॉलर यूनिट है। स्मॉलर यूनिट्स में क्या है आपका, एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻10⁻⁻ पार्ट ऑफ अ मीटर, इसको एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। और एंगस्ट्रॉम में देखो क्या है, ये एंगस्ट्रॉम क्या दिया हुआ है नैनोमीटर के साथ भी, कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻1 नैनोमीटर। ये सारे के सारे रिलेशनशिप ना आपको काम आने वाले हैं किसमें, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो 1 नैनोमीटर किसके इक्वल हो गया, 10 एंगस्ट्रॉम के। अब देखो ये जो एंगस्ट्रॉम है ना अभी आउटडेटेड हो गया, क्योंकि देखो दोनों के दोनों क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से। तो इसीलिए अब जो है कि नैनोमीटर को ही हम लोग प्रीफर करते हैं। इसके अलावा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फर्मी दिया हुआ है। फर्मी क्या होता है, ये 10⁻−15 पार्ट है 1 मीटर का, ठीक। इसके अलावा स्मॉलर एंड बिगर यूनिट्स यहाँ पे आपको दे दिया है टेबुलर फॉर्म में भी, आप यहाँ से भी देख सकते हो। अब बात करें मास की, तो ऐसा ही यूनिट जो है स्टैंडर्ड यूनिट मास का क्या है, किलोग्राम है। द मास ऑफ 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस को भी हम लोग क्या करते हैं, किलोग्राम में लेते हैं, है ना। जो मास होगा 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर वाटर का, उसको हम लोग लेंगे जो है एज 1 kg, और वो टेम्परेचर पे कितना होना चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस के। 1889 में 1 किलोग्राम को डिफाइन किया गया था, और वो क्या था, मास ऑफ सिलेंड्रिकल पीस ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर एट सेवरस नियर पेरिस। कि 1 किलोग्राम को डिफाइन किया गया था एक सिलेंड्रिकल पीस ऑफ प्लेटिनम इरिडियम के एलॉय से, कि जितना उसका वजन था उसी को कितना माना गया था, उस रॉड के ही वजन को हमने 1 kg माना था। अब उसके बाद क्या है कि लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ मास, जो कि शायद फोर्स में आ सके, है ना, 20 मई 2019 में, जो डिफाइन करता है फंडामेंटल यूनिट, जिसको प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। और ये प्लैंक कांस्टेंट है 6.62607015 इंटू 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर। और ये इसको मेज़र करने के लिए ना, प्लैंक कांस्टेंट को मेज़र करने के लिए एक केबल बैलेंस आया था, जो कि केबल बैलेंस क्या करता था, यूज़ करता था प्लैंक कांस्टेंट का, ताकि क्या करे, वो मास मेज़र कर सके किसी ऑब्जेक्ट का, है ना। और ये यूज़ करता था ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। अब इसके बाद देखो सब यूनिट है, लेकिन ये आया नहीं। सब यूनिट ऑफ किलोग्राम क्या है, फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मासेस, इसके सब यूनिट्स हैं, जैसे कि ग्राम है, ग्राम के बाद मिलीग्राम है। ग्राम क्या होता है, 1000th पार्ट होता है किलीजी का। उसी तरीके से मिलीग्राम क्या होता है, मिलीग्राम जो होता है 1 मिलियंथ पार्ट होता है किलोग्राम का, और 1000th पार्ट होता है ग्राम का, ठीक है, रिलेशनशिप दिया है। अब मल्टीपल यूनिट्स यानी बिगर यूनिट्स, क्विंटल है, क्विंटल मतलब 100 kg, मैट्रिक टन मतलब भी क्या हुआ, 1000 kg। तो मैट्रिक टन जो है क्विंटल से ज़्यादा बड़ा है, यानी कि 1 मैट्रिक टन कितना हो जाएगा, 10 क्विंटल के बराबर। नॉन मैट्रिक यूनिट क्या होंगे, नॉन मैट्रिक यूनिट देखो यहाँ पे दिया हुआ है एटॉमिक मास यूनिट, और ये एटॉमिक मास यूनिट क्या है, 1/12 पार्ट, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, की कार्बन 12 एटम का जो 1/12 मास होगा, दैट इज ओनली 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो देखो यहाँ पे इसका रिलेशनशिप पे दिया हुआ है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻−27 kg। द मास ऑफ लार्ज हेवनली बॉडीज इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ सोलर मास, और सोलर मास क्या होता है, इज द मास ऑफ द सन, और सोलर मास कितना है, 2 इंटू 10⁻30 kg, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए है। अब यहाँ पे देखो आपको सारा का सारा टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, ग्राम है, मिलीग्राम है, और एटॉमिक मास यूनिट भी है, क्विंटल भी है, मैट्रिक टन है, और सोलर मास है।
यूनिट ऑफ टाइम की बात करें तो हमको मालूम ही है, कॉमनली हम लोग मीटर, आवर और जो है मीटर है, आवर है और मिनट यूज़ करते हैं। तो सेकंड क्या है, तो सेकंड को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि अ सेकंड इज डिफाइंड एज 1/86,400 पार्ट ऑफ अ मीन सोलर डे। यानी जो मीन सोलर डे है उसका इतना पार्ट करोगे तो वो आएगा 1 सेकेंड, यानी 1/86,400 इंटू 1 मीन सोलर डे। ठीक, अब यहाँ पे देखो 1 ईयर 1900 का कितना है, 365.2422 डेज होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 86,400 से, तो वैल्यू ये आ जाएगी, इतना सेकंड आ जाएगा। तो इसीलिए एक सेकंड को डिफाइन किया गया है 1 बाई कितना है आपका, 3,15,56,926.08 पार्ट ऑफ द ईयर 1900। तो ये सब डिफाइन करने का तरीका है, ये सब ज़्यादा पूछता नहीं है आपको। 1 सेकेंड देखो यहाँ पे डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है कि 1 सेकेंड इज़ द टाइम इंटरवल ऑफ, कितना है ये तकरीबन 9 अरब हो जाएगा, 19 करोड़ हो जाएगा, 26,31,770 वाइब्रेशंस ऑफ अ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन 2 हाइपर फाइन लेवल ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सीजियम 133 एटम। ठीक है, ये डिफिनेशन है, इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही खतरनाक लग रहा है। स्मॉलर यूनिट टाइम के क्या है, मिली सेकेंड है, माइक्रो सेकेंड है, शेक है और साथ में नैनो सेकेंड है। माइक्रो सेकेंड का क्या दिया हुआ है, 1000th पार्ट है, उसके बाद मिली सेकेंड 1000 पार्ट है, माइक्रो सेकेंड मिलियंथ पार्ट है, और उसके बाद शेक क्या है, 10⁻⁸ पार्ट है, और नैनो सेकेंड 10⁻⁹ पार्ट है। कभी कभी क्या होता है ना कि बिगर यूनिट्स की भी यूज़ पड़ती है, और भी अदर यूनिट्स हैं ही टाइम के लिए भी। उसी तरीके से कौन से टाइम के बिगर यूनिट, सेकंड के अलावा मिनट है, फिर उससे बड़ा आवर, फिर डे है, फिर लूनर मंथ है, फिर मंथ है, फिर ईयर है, फिर लीप ईयर है, फिर डिकेड यानी 10 ईयर है, फिर 100 ईयर है, फिर मिलेनियम है, और ये सब डिफाइन है। जैसे कि 1 मिनट कितना है, 60 सेकेंड के इक्वल होता है। फिर यहाँ सारा का सारा देखने से अच्छा है कि तुम टेबलर फॉर्म में ही देख लो कि 1 मिनट कितना है, 60 सेकेंड, आवर 3600 सेकेंड,